हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई मूवी बद्रीनाथ की दुल्हनिया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है झांसी शहर से, जहाँ पर हम बद्री को देखते हैं। अब बद्री की बात करें तो बद्री वहाँ के सबसे बड़े साहूकार अंबरनाथ का बेटा है और बद्री के घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। बद्री के पापा चाहते थे कि अगर वो इतने रिच है तो उन्हें बहुत ज्यादा दहेज मिलना चाहिए और इसीलिए वो कोई ऐसा खानदान ढूंढ रहे थे जो उन्हें इतना सारा दहेज दे सके। तो वही बद्री भी जल्दी से शादी करना चाहता था क्योंकि उसकी अब शादी की उम्र हो गई थी। यहाँ पर बद्री का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है आलोक। एक्चुअली आलोक एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसके पापा को ये बात पसंद नहीं आई, जिसके बाद आलोक ने फैसला किया कि वो घर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन जैसे वो घर छोड़कर जा रहा था, उसके पापा ने हार्ट अटैक का नाटक किया, जिसकी वजह से आलोक को उर्मिला के साथ शादी करनी पड़ी। उर्मिला के पापा ने आलोक को दहेज में एक कार शोरूम दिया था, जिसे आलोक अब संभालता था और उसने अपना बिजनेस काफी अच्छे से फैला दिया था। लेकिन आलोक अभी भी काफी अपसेट रहता है। ऐसा लगता है कि वो हंसना ही भूल गया था और बद्री अपने लिए ऐसी लाइफ नहीं चाहता था। वो चाहता था कि उसकी लाइफ काफी फनी और इंटरेस्टिंग हो। तो वही बद्री का एक खास दोस्त है सोमदेव, जिसने अभी अभी एक कंपनी स्टार्ट की थी, चुटकी में शादी.com, और वो बद्री के लिए लड़की ढूंढ रहा था। जिसके बाद बद्री और सोमदेव एक प्रकाश नाम के आदमी के पास जाते हैं, जिसने बद्री के पापा से पैसे लिए थे और अभी तक उसने चुकाए नहीं थे। बद्री प्रकाश से कहता है कि उसकी शादी में जितना भी उसे दहेज मिलने वाला है वो चुपचाप उसे दे दे और पैसे क्लियर करे, और प्रकाश भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो बद्री को अपने शादी में बुलाता है ताकि वहीं पर वो बद्री को पैसे दे सके। अब प्रकाश की शादी कोटा में थी, इसलिए बद्री झांसी से कोटा जाता है, जहाँ पर शादी में बद्री की मुलाकात वैदेही से होती है। अब वैदेही की बात करें तो वो एक एजुकेटेड लड़की थी और उसके काफी सारे सपने थे। वैदेही वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ शादी अटेंड करने के लिए आई थी। जब बद्री वैदेही को देखता है तो उसे वैदेही बहुत पसंद आती है। वो उसके साथ शादी में फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वैदेही उसे ज्यादा भाव नहीं देती। लेकिन फिर भी बद्री डिसाइड करता है कि वो वैदेही के साथ ही शादी करेगा। इसलिए अगले दिन सोमदेव वैदेही के घर जाता है और उसका बायोडाटा ले लेता है। सोमदेव उसके घर वालों से वादा करता है कि वो वैदेही और कृतिका की शादी एक ही मंडप में करवाएगा। एक्चुअली कृतिका वैदेही की बड़ी बहन थी और सोमदेव कृतिका को पसंद करता था। जिसके बाद बद्री आलोक के पास जाता है और उसे वैदेही के बारे में बताता है। वो आलोक से कहता है कि वो जाकर पापा से बात करे और वैदेही का रिश्ता लेकर जाए, लेकिन आलोक इसके लिए मना करता है। वो बद्री से कहता है कि वो पहले वैदेही से बात करे कि क्या वो उससे शादी करना चाहती है, जिस पर बद्री का कहना था कि वैदेही को उसके साथ शादी करने में क्या प्रॉब्लम होगी। वो इतना अच्छा है, इतना ज्यादा रिच है, कोई भी लड़की उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन आलोक उसे कहता है कि वो एक बार वैदेही से बात करें, अगर उसकी हाँ है तो वो पापा के साथ बात कर लेगा। जिसके बाद बद्री अगले दिन फिर से कोटा जाता है और वैदेही को शादी के बारे में पूछता है, लेकिन वैदेही कहती है कि उसे उसके साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो उसका पीछा छोड़ दे। अब ये सुनने के बाद बद्री काफी शौक था कि उसे कोई लड़की कैसे मना कर सकती है। यहाँ पर बद्री को पता चलता है कि वैदेही का पहले सागर नाम का बॉयफ्रेंड था। दोनों मिलकर सलून का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। सागर के पास थोड़े पैसे थे, इसलिए वैदेही ने अपने पापा से 12 लाख रुपए ले लिए ताकि वो बिजनेस शुरू कर सके। वैदेही के पापा उसे पैसे देने से मना कर रहे थे क्योंकि उन्होंने वो पैसे कृतिका और वैदेही की शादी के लिए रखे थे। लेकिन वैदेही ने उन्हें यकीन दिला दिया कि उसका सलून का बिजनेस काफी अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, इसलिए उसके पापा ने पैसे दे दिए। लेकिन वैदेही का बॉयफ्रेंड फ्रॉड निकला, वो सारे पैसे लेकर भाग गया, जिससे वैदेही के पापा वैदेही के ऊपर काफी गुस्सा हो गए और उनका रिश्ता भी थोड़ा खराब हो गया। एक्चुअली वैदेही के पापा हमेशा इस बात पर उसे टॉन्ट मारा करते थे। अब बद्री को लगता है कि वैदेही उसी की वजह से बद्री के साथ शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वैदेही के घर रिश्ता भेजेगा। लेकिन सबसे पहले बद्री को अपने पापा से बात करनी होगी, इसलिए बद्री आलोक को भेजता है ताकि वो पापा से बात करे। अब आलोक अपने पापा को बताता है कि वैदेही के पापा दहेज देने के लिए तैयार है और वैदेही काफी अच्छी है, तो उसके पापा रिश्ते के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद सोमदेव वैदेही के घर रिश्ता लेकर जाता है। अब वैदेही के पापा को जब ये रिश्ता मिलता है तो वो वैदेही के लिए काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन वैदेही शादी से मना कर देती है। जिसके बाद वो बद्री को भी धमकाती है कि उसने ये बहुत गलत काम किया है, जबकि वैदेही ने शादी से मना किया था, फिर भी बद्री ने उसके घर पर रिश्ता भेजा। वैदेही कहती है कि अगर बद्री ने फिर से ऐसा कुछ किया
तो वो उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। अब ये सुनने के बाद बद्री का ईगो हर्ट हो जाता है और वो फिर से वैदेही से मिलने आता है। वो उसे बताता है कि वो सागर की तरह नहीं है, वो उसे धोखा नहीं देगा। लेकिन फिर भी वैदेही कहती है कि वो उसके साथ शादी नहीं करेगी। वैदेही का कहना था कि बद्री अपने पैरों पर नहीं खड़ा, वो आज जो कुछ भी है वो अपने पापा की वजह से है। अब वैदेही की बातें सुनकर बद्री काफी हर्ट हो जाता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो आगे क्या करे। तो वही हम वैदेही के पापा को देखते हैं, जो वैदेही से कहते हैं कि वो बद्री के साथ शादी कर ले। उसके पापा का कहना था कि 2 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों की शादी कैसे करेंगे। अगर वैदेही के लिए रिश्ता आया है तो उसे शादी करनी चाहिए और वो कृतिका को भी समझाए कि वो शादी कर ले। एक्चुअली कृतिका के लिए भी काफी रिश्ते आते थे, लेकिन कृतिका को ऋतिक रोशन जैसा पति चाहिए था, इसलिए वो रिश्तों को मना कर रही थी। अब वैदेही जब वो पापा की बातें सुनती है तो वो बद्री को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है और बद्री भी उसे तुरंत मिलने के लिए आ जाता है। वैदेही बद्री से कहती है कि वो कृतिका के साथ शादी कर ले। अब ये सुनकर बद्री गुस्सा हो जाता है और ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद वैदेही कहती है कि जब तक कृतिका की शादी नहीं होती वो शादी नहीं कर सकती। तो बद्री कहता है कि वो खुद कृतिका के लिए लड़का ढूंढेगा और उसकी शादी करवाएगा। अब ये सुनकर वैदेही काफी शॉक थे, क्योंकि बद्री उसकी इतनी मदद कर रहा था। लेकिन वैदेही बद्री को कहती है कि वो उससे कुछ उम्मीद ना रखे, जिस पर बद्री का कहना था कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। जिसके बाद वो लोग कृतिका के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। काफी लड़कों को देखते हैं, लेकिन कोई भी कृतिका को पसंद नहीं आता। जिसके बाद लास्ट में बद्री को एक लड़की के बारे में पता चलता है, जिसका नाम था भूषण। भूषण और कृतिका जब मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसके बाद भूषण के पापा भी कृतिका के पापा से मिलते हैं और उन्हें भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। लेकिन भूषण के पापा को 25 लाख दहेज में चाहिए थे। अब ये बात जब वैदेही को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा होती है और अपने पापा से कहती है कि वो दहेज ना दे। लेकिन उसके पापा का कहना था कि इतना दहेज तो देना ही पड़ता है। अब वैदेही और उसके पापा में इसी बात पर लड़ाई होने लगती है और बद्री किसी तरह से उन्हें शांत करवाता है और कहता है कि वो भूषण के पापा से बात करेगा। लेकिन जब बद्री भूषण के पापा से बात करने जाता है तो भूषण के पापा उससे पूछते हैं कि क्या जब बद्री के पापा दहेज मांगेंगे तभी बद्री उनके साथ बार्गेन करेगा। अब ये सुनने के बाद बद्री के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो वही भूषण कृतिका को पसंद करने लगा था, इसलिए वो अपने पापा से लड़ता है। जिसके बाद उसके पापा 20 लाख में सेटल हो जाते हैं। लेकिन वैदेही के पापा के पास इतने सारे पैसे नहीं थे, इसलिए बद्री काफी ज्यादा टेंशन में था। तभी वहां पर आलोक और उर्मिला आते हैं और बद्री को इतना टेंशन में देखकर उससे पूछते हैं। तो बद्री बताता है कि वैदेही के पापा के पास दहेज के लिए इतने सारे पैसे नहीं हैं। जिस पर उर्मिला कहती है कि बद्री को खुद ही पैसों का इंतजाम करना चाहिए। अब बद्री को यह आइडिया अच्छा तो लगता है, लेकिन उसके पास भी इतने पैसे नहीं थे। तो उर्मिला आलोक से कहती है कि उन्हें शोरूम से कुछ पैसे निकालने चाहिए ताकि बद्री को वो दे सके। लेकिन आलोक कहता है कि उसके पापा को पता चल जाएगा। जिस पर उर्मिला कहती है कि वो अकाउंट्स में सब कुछ मैनेज कर लेगी, जिससे पापा को पता नहीं चलेगा। अब ये बात सुनकर बद्री काफी शॉक था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी भाभी को अकाउंट्स का इतना सब कुछ पता है। तो उर्मिला बताती है कि वो कॉलेज में टॉपर थी, यहाँ तक कि उसे सिंगापुर से जॉब का ऑफर भी आया था, लेकिन उसके पापा ने मना कर दिया और उसकी शादी यहाँ पर करवा दी। और यहाँ पर भी उसे जॉब करना अलाउड नहीं था, जिसकी वजह से वो हाउसवाइफ बन गई। जिस पर आलोक बद्री को बताता है कि उनका शोरूम का बिजनेस जो ग्रो हुआ है वो भी उर्मिला की वजह से ही है, क्योंकि उर्मिला ही लंच देने के बहाने शोरूम में आती थी और शोरूम का काम संभालती थी। अब ये बात सुनकर बद्री को उर्मिला के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी सबके सामने अपना काम नहीं कर सकती थी। जिसके बाद बद्री वैदेही से मिलने जाता है और उसे बताता है कि भूषण के पापा दहेज ना लेने के लिए मान गए और अब कृतिका की शादी फाइनल हो गई थी। साथ ही वैदेही समझ गई थी कि बद्री उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वैदेही के अपने कुछ सपने थे जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी। लेकिन घर वालों के इमोशंस देखकर वो शादी के लिए हाँ कर देती है, जिससे बद्री की खुशी का ठिकाना नहीं था। तो वही बद्री के पापा को भी दहेज मिलने वाला था, इसलिए उन्हें भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। जिसके बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। तो वही हम वैदेही को देखते हैं, जो अभी भी काफी कंफ्यूज थी कि उसे ये शादी करनी चाहिए या नहीं। अब कृतिका और वैदेही की शादी एक ही मंडप में होने वाली थी और कृतिका वहां पर तैयार होकर आ जाती है। तो वही बद्री भी वैदेही का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वैदेही भाग गई। जिसके बाद हम वैदेही को देखते हैं, जो अपना सामान लेकर स्टेशन आती है और सीन 1 महीने बाद शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर वैदेही
एयर होस्टेस के लिए इंटरव्यू दे रही थी और उसे जॉब मिल जाता है, जिससे वैदेही काफी ज्यादा खुश थी। 1 महीने बाद वो अपने घर पर कॉल करती है और अपनी माँ को बताती है कि उसे जॉब मिल चुका है। लेकिन वैदेही की माँ इससे काफी ज्यादा अपसेट थी। वो बस चाहती थी कि वैदेही वापस आ जाए। वैदेही की माँ वैदेही से कहती है कि उसे इस तरह से शादी वाले दिन नहीं भागना चाहिए था। उसकी वजह से कृतिका की भी शादी टूट जाती, जिस पर वैदेही कहती है कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वैदेही अपने पापा से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके पापा उसके ऊपर काफी गुस्सा थे, इसलिए वो उसके साथ बात नहीं करते। तो वही हम बद्री को देखते हैं, जो काफी ज्यादा अपसेट था। वैदेही ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो काफी चिड़चिड़ा हो गया था। तो वही बद्री के पापा को वैदेही के पापा बता देते हैं कि वैदेही मुंबई में है। जिसके बाद बद्री के पापा बद्री को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि वो मुंबई जाए और वैदेही को वापस लेकर आए। वो चाहते थे कि वो वैदेही को सबके सामने मार डाले, ताकि फिर कोई लड़की इस तरह से भागने की हिम्मत ना करे। जिसके बाद बद्री मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वही आलोक और उर्मिला उसे समझा रहे थे कि वो इस तरह से वैदेही के पास ना जाए, लेकिन बद्री उनकी बात नहीं सुनता और मुंबई चला आता है। लेकिन वहां आने पर उसे पता चलता है कि वैदेही को एरोस्टेस की जॉब मिल गई है और वो ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर गई है। अब ये सुनने के बाद बद्री सिंगापुर भी चला जाता है। तभी हम वैदेही को देखते हैं, जिसकी वहां पर एरोस्टेस की ट्रेनिंग चल रही थी। बद्री के मन में वैदेही के लिए काफी ज्यादा गुस्सा था, इसलिए जैसे ही वो वैदेही को देखता है, उसे कार की डिक्की में डालकर एक दूसरी जगह ले जाने लगता है। तो वही वैदेही चिल्ला रही थी कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि अगर पुलिस ने देख लिया तो पता नहीं बद्री का क्या होगा। जिसके बाद बद्री उसे बाहर निकालता है और उसके साथ लड़ने लगता है कि उसने वैदेही से इतना प्यार किया और वैदेही ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। तो वही वैदेही बद्री को समझाने लगती है कि वो बद्री की वजह से नहीं भागी थी। वैदेही बताती है कि उसे अपनी लाइफ में कुछ करना था और इसीलिए वो भागी थी। उसे वहां पर काफी घुटन फील हो रही थी, जिस पर बद्री का कहना था कि अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो वो शादी के लिए मना कर देती। ऐसे शादी के बीच से भागने की क्या जरूरत थी। ये बोलकर बद्री वैदेही का गला पकड़ लेता है कि तभी वहां पर पुलिस आती है और उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। अब वहां पर वैदेही सिचुएशन हैंडल कर लेती है, जिसके बाद पुलिस वाले उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन बद्री को वार्निंग दी जाती है कि अगर आइंदा से उसने ऐसा कुछ किया तो उसे जेल होगी। जिस पर बद्री कहता है कि वो आइंदा कभी वैदेही के सामने आएगा ही नहीं, इसलिए ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ये बोलकर बद्री वहां से चला जाता है। तो वही वैदेही को भी काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो भी जानती थी कि उसने बद्री के साथ गलत किया है। तो वही अगले दिन वैदेही की बॉस उसे कहती है कि उसे इस तरह से पुलिस के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। एक्चुअली उन्हें पता चल गया था कि कल वैदेही को पुलिस लेकर गई थी, लेकिन वैदेही बताती है कि पुलिस वालों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन उसकी बॉस उसे कहती है कि वैदेही को पुलिस के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब उसके जॉब के लिए अच्छा नहीं होगा। तो वही बद्री और सोमदेव में लड़ाई हो जाती है और बद्री सोमदेव को थप्पड़ मारता है। एक्चुअली सोमदेव चाहता था कि या तो बद्री वैदेही को भूल जाए या फिर उसे लेकर वापस चले, लेकिन बद्री उसमें से कुछ भी कर नहीं पा रहा था। अब सोमदेव भी बद्री से नाराज हो गया था। तो वही बद्री फिर से वैदेही के ऑफिस जाता है और वहां पर हंगामा करने लगता है। तभी वहां पर वैदेही आती है और बद्री से कहती है कि वो उसके साथ झांसी चलने के लिए तैयार है और वो उसके साथ शादी भी कर लेगी। लेकिन बस बद्री को इतना करना होगा कि वो अपने पापा को कॉल करे और उन्हें बोले कि वैदेही शादी के बाद भी जॉब करेगी। अब ये सुनने के बाद बद्री चुप हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पापा को ये बता सके। वैदेही कहती है कि वैसे तो बद्री के अंदर काफी हिम्मत है, वो वैदेही को वापस ले जाकर उसे मार सकता है और यहाँ तक कि जेल भी जा सकता है, लेकिन अपने पापा को वो इतनी सी बात नहीं बोल सकता। वैदेही कहती है कि वो ये भी जानती है कि दहेज के पैसों का इंतजाम बद्री ने किया था। वैदेही बताती है कि यहाँ पर वो 1.5 लाख रुपए महीना कमाती है। वैदेही कहती है कि वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, इसलिए भाग कर आई थी। अब ये सब सुनने पर बद्री उसकी बात समझ जाता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद बद्री सोमदेव से भी माफी मांगता है और सोमदेव उसे माफ कर देता है। जिसके बाद दोनों बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और फिर से बद्री वैदेही के अपार्टमेंट के पास चला जाता है और वहां पर हंगामा करने लगता है कि वो वैदेही से बहुत प्यार करता है। जिसके बाद वहां पर पुलिस आती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। थोड़ी देर बाद वहां पर वैदेही और उसके फ्रेंड्स आते हैं और उन दोनों को छुड़वा लेते हैं और वैदेही वहां पर फाइन भर देती है, लेकिन पुलिस वालों ने उन दोनों का पासपोर्ट रख लिया था। जिसके बाद उन दोनों को वैदेही अपने घर पर लेकर आती है। अब वैदेही को किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ बाहर चली जाती है। कुछ टाइम बाद जब वो वापस आती है
तो उनके साथ एक लड़का भी था, जिसे देखकर बद्री को ऐसा लगता है कि शायद वैदेही और उस लड़के के बीच में कुछ होगा। इसलिए वो जाकर उस लड़के को पीटने लगता है, पर वैदेही उसे रोकती है और बताती है कि ये लड़का उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। तो वही वैदेही बद्री को बताती है कि अगर उसकी लाइफ में कोई और होता तो वो बद्री को बता देती, वो बस अपनी जॉब के लिए भागी थी। ये सुनने के बाद बद्री को भी काफी बुरा लगता है और वो वैदेही से कहता है कि वैदेही के छोड़ के जाने के बाद वो काफी बदल चुका है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसने कभी भी मारपीट नहीं की और ना ही किसी के साथ इतना बुरी तरह से बात की, लेकिन अब वो इतना ज्यादा बदल चुका है कि वो खुद से नफरत करने लगा है। अब वैदेही भी उसकी बात समझती है कि तभी उनके ऊपर कुछ लड़के अटैक करते हैं। बद्री वैदेही को वहां से भागने के लिए कहता है और वैदेही वहां से भाग जाती है, लेकिन उन लड़कों को वैदेही में नहीं बल्कि बद्री में इंटरेस्ट था। तभी वहां पर वैदेही अपने दोस्तों को लेकर आती है और उन्हें भगा देती है। अब सब लोग बद्री पर हंसने लगते हैं और यही से उन सबकी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद बद्री वैदेही के साथ ही रह रहा था। वैदेही के साथ रहते हुए बद्री वैदेही को समझने लगता है। वो समझ जाता है कि वैदेही के लिए उसका जॉब, उसका फ्रीडम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद बद्री वैदेही की कृतिका के साथ बात करवाता है और कृतिका से बात करके वैदेही काफी खुश होती है। साथ ही अब बद्री ये समझ गया था कि घर संभालना दोनों की जिम्मेदारी होती है और वो वैदेही की हर काम में मदद करने लगा था। ये देखकर वैदेही भी काफी इम्प्रेस हो गई थी और कहीं ना कहीं वो अब बद्री से सच में प्यार करने लगी थी। तभी बद्री के पापा का उसे कॉल आता है और वो उसे वैदेही के बारे में पूछते हैं, तो बद्री उन्हें झूठ बोलता है कि उसे अभी तक वैदेही नहीं मिली। जिसके बाद उसके पापा कहते हैं कि वो जल्दी से वापस आ जाए क्योंकि उन्होंने बद्री का रिश्ता फाइनल कर दिया था। अब जैसे ये बात बद्री सुनता है तो वो काफी ज्यादा अपसेट होता है। तो वही जब वैदेही को पता चलता है कि बद्री अब वापस आने वाला है तो वो भी काफी उदास हो जाती है और बद्री से कहती है कि आज वो दोनों बाहर पार्टी करने जाएंगे। अब वहां पर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं, जिसके बाद उन दोनों में काफी इमोशनल बातें होती हैं, जहाँ पर वैदेही बद्री से कहती है कि वो बचपन से अपने पापा का बेटा बनना चाहती थी। उसे यकीन था कि वो लाइफ में कुछ करेगी, लेकिन जब उसे जॉब मिल गया और उसने घर में कॉल किया तो उसके पापा ने उसके साथ बात भी नहीं की। वो कहती है कि काश वो एक लड़का होती तो उसके पापा उसकी हर अचीवमेंट पे खुश होते। जिस पर बद्री का कहना था कि वैदेही को लड़का होने की जरूरत नहीं, वो लड़की होकर भी इतना सब कुछ कर रही है जितना तो वो भी नहीं कर पाता। जिसके बाद वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और घर आकर सो जाते हैं। जिसके बाद बद्री वैदेही को बिना बताए वापस इंडिया आ जाता है क्योंकि वैदेही को बाय बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अब इंडिया आने पर बद्री को पता चलता है कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट है और इसके लिए उसके पापा ने बहुत बड़ी पूजा रखी थी ताकि भाभी को लड़का हो जाए। अब ये सुनने के बाद बद्री काफी गुस्सा हो जाता है। वो उस पूजा में काफी शराब पी कर जाता है और वहां पर अपने पापा को बातें सुनाने लगता है। वो अपने पापा से पूछता है कि क्या उन्हें सच में लगता है कि ऐसे पूजा करने से लड़का हो जाएगा, और अगर लड़की हो गई तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। वो अपने पापा को बताता है कि किस तरह से उसकी भाभी ने उनके शोरूम के बिजनेस को बढ़ाया। साथ ही बद्री वैदेही के पापा से भी कहता है कि उन्हें अपनी बेटी पर प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि उनकी बेटी अपने दम पर अपना फ्यूचर बना रही है। बद्री कहता है कि अगर वो वैदेही से नहीं मिलता तो वो कभी समझ ही नहीं पाता कि लड़कियों के साथ क्या अन्याय होते हैं यहाँ पर। बद्री अपने पापा को एहसास दिलाता है कि उनकी सोच कितनी गलत है। वो अपने पापा से कहता है कि वैदेही अपना करियर बनाने के लिए यहाँ से गई थी, लेकिन उसके पापा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उसे क्या कहा कि वो उसे वापस लेकर आए और उसे मार दे। लेकिन जब बद्री वैदेही से मिला तो वो समझ गया कि वैदेही ने यहाँ से भागकर कितना अच्छा काम किया है। वो अपने पापा से कहता है कि वो वैदेही से बहुत प्यार करता है, उसे हर जगह बस वैदेही दिखाई देती है। कि तभी वहां पर वैदेही आती है, जिसे देखकर बद्री काफी शौक था। वैदेही बद्री को बताती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करने लगी है, जो सुनने के बाद बद्री की खुशी का ठिकाना नहीं था। बद्री अपने पापा से कहता है कि वो वैदेही के साथ शादी करेगा और शादी के बाद वैदेही जहाँ चाहे वहां पर जॉब करेगी। अगर उन्हें ये बात मंजूर है तो ठीक है, और अगर मंजूर नहीं है तो वो भी वैदेही के साथ चला जाएगा। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वैदेही और बद्री की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद भी वैदेही जॉब करती थी, जिसके बाद 2 साल बाद वो वापस आ गई और उसने यहीं पर अपनी ट्रेनिंग एकेडमी स्टार्ट कर दी। तो वही बद्री के भाभी को ट्विंस हुए, एक लड़का और एक लड़की, और बद्री के पापा दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी थिंकिंग धीरे धीरे करके चेंज हो रही थी। साथ ही अब शोरूम में आलोक के साथ साथ उर्मिला का भी केबिन था। दोनों मिलकर शोरूम संभालते थे और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।
तो ये थी बद्री की दुल्हनिया मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।